नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम अपना इकाई 5 तंदू से वस्त्र तक कर रहे हैं। तो तंदू से वस्त्र तक इसमें हम लोग पादप रेशे के बारे में बात करेंगे। पादप रेशे यानी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। पौधों के किसी भाग से, जैसे तना हो, बीज हो, पत्ती हो, फल हो आदि, कोई भी भाग से प्राप्त किए गए प्राकृतिक रेशों को हम क्या कहेंगे? पादप रेशे कहेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग पादप रेशे के बारे में बात करेंगे। रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, किस प्रकार के भूमि का इस्तेमाल करते हैं? सूती धागे की कताई, धागे से वस्त्र बुनाई, बंधाई आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय भी हम लोग इस कक्षा में लेंगे। तो मेरे बच्चों, आप सबको पता है, जैसे ही कोई त्योहार आता है, कोई शादी आती है, तो आप क्या करते हो? आप सभी अपने लिए नए नए वस्त्र खरीदते हो, है ना? आप सब लोग क्या करते हो? अपने लिए नए नए वस्त्र खरीदते हो। और इन वस्त्रों को खरीदने के लिए आप कहाँ पर जाते हो? आप बाजार जाते हो, है ना? बाजार जाते हो और वहां पर कपड़ों के दुकान में आप पहुंचते हो। जब आप कपड़े की दुकान में जब आप पहुंचते हो, तो आप क्या देखते हैं? बहुत तरह के कपड़े होते हैं वहां पर, है ना? चादर, पर्दे, पावधान, आपके लिए जो भी कपड़े चाहिए, पैजामा हो, चूड़ीदार हो, सूट हो, है ना? तो आप लोग दुकानदार से बोलते हैं कि हमें, वो लोग आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए और किस तरह का कपड़ा चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वस्त्र। ये सब हमें कहाँ से, कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पादप रेशे। क्या देख रहे हैं हम लोग? पादप रेशे। पादप रेशे। पादप रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमने जैसे कहा आपसे, पौधों से। और कपास और जूट इसके मेन स्रोत है। ठीक है, मूल स्रोत क्या है? कपास व जूट। जूट, कपास व जूट से हमें क्या प्राप्त होता है? पादप रेशे प्राप्त होता है। तो जब आप दुकान में जाते हो, जब आप कपड़े खरीदने, वस्त्र खरीदने के लिए दुकान में आप अपने मम्मी पापा सबके साथ जाते हो, तो क्या है? वहां पर कई तरह के कपड़े होते हैं। सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, नायलॉन के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े, बहुत तरह के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ वस्त्र पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशों से होता है। यानी आपको पता है ना, जो जंतु है, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, उन सबसे क्या है? आपको रेशे, रेशमी कपड़े, है ना, रेशमी रेशे प्राप्त होते हैं। तो कुछ रेशे जो है मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों से बने होते हैं, और कुछ रेशे हमें जो है पादप यानी पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पादप रेशे क्या है। क्या देखेंगे? पादप रेशे क्या है? तो पौधों के किसी भाग से, पौधों के किसी भाग से वो चाहे तो बीज हो सकता है, पत्ती हो सकता है, फल हो सकता है, कोई भी प्राप्त, पौधों के किसी भाग से प्राप्त रेशे कौन से रेशे कहलाते हैं? पादप रेशे कहते हैं। पादप रेशे
कहलाते हैं। ठीक है। तो पौधों के किसी भी भाग से प्राप्त रेशों को हम लोग क्या कहते हैं? पादप रेशे कहलाते हैं, उसे हम पादप रेशे कहते हैं। और जांतव रेशे क्या है? यह है पादप रेशे। अब हम अगर जांतव रेशों के बारे में बात करेंगे तो आपको नाम से ही पता लग रहा है किसके रेशे होंगे। जांतव रेशे, जांतव रेशे कहाँ से प्राप्त होता है हमें? जानवरों के, है ना, जंतुओं से प्राप्त किए रेशे। कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से। जंतुओं से प्राप्त रेशों को हम लोग क्या कहेंगे? जांतव रेशे कहेंगे। किससे प्राप्त होता है ये? जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। जंतुओं से प्राप्त किए हुए रेशों को हम लोग क्या कहेंगे? जांतव रेशे कहेंगे। तो जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त होता है, और पादप रेशे कहाँ से प्राप्त होता है हमें? पौधों से। ठीक है। तो जो है जंतु है, जैसे हमने पादप रेशे देखे कपास व जूट से हमें मिलता है। अब जो है जांतव रेशे, जैसे कि जानवर, कहाँ से मिलता है? जानवरों से। तो हमें जंतुओं के ऊन से, है ना। जैसे कि कैसे हुए? भेड़ के, आप देखे होंगे ना भेड़ बकरियों को, भेड़ों को क्या है? बहुत घने बाल होते हैं, उनके ऊन होते हैं। तो भेड़ों के बालों से। फिर किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से, है ना। फिर किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट, कीट, रेशम कीट के कोकून से। कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के जो है कोकून से। कोकून से हमें प्राप्त होता है ये। ठीक है। रेशम कीट के कहाँ से प्राप्त होता है ये हम ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो रेशम कीट के कहाँ से प्राप्त होता है हमें? रेशम, कोकून से। ठीक है। कोकून से। तो अब जब इनसे हमें जो है पौधों से और कपास वे जूट आदि से क्या होता है, उससे हम लोगों को जब रेशे प्राप्त होते हैं जानवरों से, यानी जानवरों से जब रेशे प्राप्त होते हैं, तो हम लोग इन्हें क्या करते हैं? हम लोग इन्हें जो है कई तरीकों में लाकर, है ना, कई तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? इनको हम लोग कपड़ों के रूप में बदलते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पादप रेशे देखे, जांतव रेशे देखे। अब हम देखते हैं कौन से हैं जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बारे में भी पहले हम बात करेंगे। ठीक है। जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे कैसे निर्मित होते हैं? जो मनुष्य द्वारा। तो अब हम क्या देखेंगे? कृत्रिम रेशे, है ना। कृत्रिम, कृत्रिम रेशे जो है कैसे, कौन बनाता है हमें? मनुष्यों द्वारा। कौन बनाता है? मनुष्य। तो मनुष्य जो है कृत्रिम ढंग से, मनुष्य क्या करता है? कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात जो बनता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संश्लेषित रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे जो है मनुष्य कृत्रिम ढंग से कैसे बनाते हैं? संश्लेषित रेशे कृत्रिम ढंग से। मनुष्य जो है कैसे बनाते हैं? कृत्रिम ढंग से जो रेशे उत्पाद करते हैं।
जटिल कृत्रिम ढंग से जो है जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात, कैसे करते हैं, जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात, जटिल रासायनिक, रासायनिक को यहाँ लिख रही हूँ, रासायनिक, ठीक है, जटिल रासायनिक, जैसा आपको आपके किताब में दे रखा है वहीं से देकर आप लिख लीजिएगा। जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात जो बनते हैं, जो रेशे बनाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक क्रियाकलाप देखते हैं जो आपके किताब में दे रखा है। इसमें जो है सबसे पहला चित्र जो आपके किताब में दे रखा है वो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला चित्र जो दे रखा है वो है 5.2। इसमें क्या दे रखा है, एक वस्त्र, एक कपड़े का चित्र दे रखा है। ठीक है, हम देखते हैं, जरा पहले वो देखते हैं कैसा है। ये देख रहे हो ना, सूती कपड़े का की कतरन की विविधित दृश्य, यानी क्या है, एक सूती कपड़ा देख रहे हो ना आप। जब ये कपड़ा आप देखते हो तो आप कभी उठाकर देखना, तो क्या होता है इसमें आपको दिखेगा कि ऐसे छोटे 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 लाइनें जा रही होती है। ठीक है, अगर आप अपने घर के निकट किसी दर्जी के दुकान पर जाइएगा तो आप वहां पर देखोगे कि सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े कि कतरन एकत्रित, यानी ये छोटे छोटे टुकड़े जो दर्जी होते हैं उन्होंने क्या कर रखा होता है, वहां पर फेंक रखा होता है, यानी जो वेस्ट कपड़े होते हैं। तो जरा आप एक कपड़े को, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या कीजिएगा, इस तरह के आप कपड़े को क्या कीजिएगा, जरा उठाकर देखिएगा। तो देख रहे हो ना इसमें छोटे 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 क्या दिख रहे हैं आपको, उसे जरा स्पर्श करके देखिएगा। ठीक है, स्पर्श करके जब आप देखोगे तो कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसका अनुभव कीजिएगा। कपड़े की कतरन पर सूती, रेशमी, ऊनी, टेलिकॉट आदि का लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। कैसा कपड़ा है ये उसे पहचानने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से अब किसी सूती कपड़े की कतरन को क्या कीजिएगा, हैंडलेट्स की सहायता से, यानी जो आप क्या कीजिएगा उसको, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि आप इस तरह से देखोगे, आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जो है लेंस की सहायता से, हैंड लेंस की सहायता से जब आप उस कपड़ों को देखोगे तो आपको दिखेगा, इस तरह के दिखेगा। ठीक है, छोटे 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 क्या देख रहे हो, एक लाइनें दिखेगी, उसमें छिद्र लगे होंगे। तो आप देखोगे कि प्रत्येक कपड़े में अनेक छोटे छोटे रंध्र उपस्थित है। इस सूती कपड़े की एक सिरे को, अगर ये जो सूती कपड़ा दे रखा है इसके जो है एक सिरे को अगर आप एक पिन लेकर, ये देखिए ये भी एक चित्र दे रखा है, अगर इस सूती कपड़े के एक सिरे को अगर आप क्या करोगे, एक पिन अथवा सुई की सहायता से कुछ धागों को खींचकर बाहर निकाल के देखिए, इस तरह से ऐसे जो लास्ट है, जो इसकी अंत में एक सुई लीजिए या फिर एक पिन लीजिए, उसकी सहायता से क्या कीजिए, आप उसको जरा ऐसा अलग करके देखिए। तो जब आप इसको अलग करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जब आप इस तरह से अलग अलग करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे धागे, ये देख रहे हो ना इसमें धागे खींच रहे हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो है ये जो सूती कपड़े हैं इसमें जो है धागे बाहर निकल रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे धागे जो है मिलकर क्या बना हुआ है, एक कपड़ा बना हुआ है ना। तो आप देखेंगे कि ये वस्त्र कई धागों के एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे में से जोड़ जोड़ कर क्या है बुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्त्र अनेकानेक धागों के संयोजन से बनता है। तो इसे ये पता चलता है कि वस्त्र जो है धागों के संयोजन से बनता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये धागे किससे बना हुआ है ना। अब आपके मन में क्या प्रश्न उठेगा कि ये धागे किससे बना हुआ है।
तो इसके लिए क्या कीजिए कि आप इस धागे को क्या कीजिए, एक मेज पर रख दीजिए। ठीक है, सूती वस्त्र से निकाले गए एक धागे को मेज पे रखिए। धागे के एक सिरे से, धागे के एक टुकड़े को बाएं अंगूठे से दबा दीजिए, और क्या कीजिए, धागे के टुकड़े के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश दाएं अंगूठे से नाखून से ऐसे खरोचना शुरू कर दीजिए। इस तरह से खरोचना शुरू कर दीजिए। तब आपको क्या दिखे, जैसे ये चित्र में दिख रहा है ना, ये देखिए इसमें भी कई क्या है, कई, आपको इसमें भी कई लेयर्स दिख रहे हैं, है ना। तो आपको दिखेगा कि धागा जो है पतली पतली कई लड़ियों में क्या है, विखंडित हो जाता है, यानी ऐसे बढ़ जाता है। ये पतली पतली लंडियां जो होती है, तंदू या रेशे कहते हैं, ये जो पतले पतले जो इसमें से जो लंडियां निकल रहे हैं ना, ये जो लड़ियां निकल रहे हैं, इसे क्या है, कहाँ से बनते हैं ये लड़ियां, ये जो है तंदू से, या तंदू या रेशे कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार वस्त्र धागों से मिलकर बनता है। तो आपको इससे क्या पता चलता है, आप पहले आपने एक कपड़ा लिया, उसमें से क्या किया आपने, एक पहले आपने एक कपड़ा लेकर हैंड लेंस से देखा, है ना, देखा तो इसमें आपको कई ऐसे ऐसे छोटे 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 लेयर्स दिखे, है ना, कई ऐसे ऐसे लाइनें दिखे। फिर आपने क्या किया, उन लाइनों को क्या किया, आपने जो है एक पिन की सहायता से इसमें से हल्का सा यहाँ से धागा खींचना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, ये जो है धागे को मेज पर रखकर इसको जो है दोनों हाथों से दबाकर एक सिरे से ऐसे खुरदना शुरू कर दिया। तब फिर उसमें से जो है हल्का हल्का क्या निकल रहा है, इसमें से कई लड़ियों में विखंडित हो रहा है, कई धागों में ये फिर से बट रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि वस्त्र जो है कई धागों से मिलकर बनता है। कैसा बनता है, कई धागों से मिलकर बनता है, तथा धागा तंतुओं या रेशे से मिलकर बना होता है। धागा कैसे बना होता है, तंतुओं या रेशे से मिलकर बना होता है। तो देखिए, तो हमने क्या देखा इसमें, तो इसको जरा आप पढ़कर एक और बार समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो तंतु है या रेशा, तंतु या रेशा, इससे जो है क्या निकला, धागा, है ना। तंतु या रेशे से हमने क्या क्या बनाया, पहले धागा बनाया, और धागे से हमने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाया। और कपड़े से क्या बना, कपड़े से जो है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कपड़ों से क्या बना, आखिर में वस्त्र बनाया गया। ठीक है, तो जो है हम लोग ये देखते हैं कि क्या है, पहले तंतु रेशा, उससे हमने धागा बनाया, उससे कपड़ा बनाया, और कपड़े से हमने जो है क्या किया, वस्त्र बनाया। अब हम लोग देखते हैं इन सबको, अगला टॉपिक देखते हैं कि रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि के प्रकार। ठीक है, किस किस प्रकार के भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपास की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, कपास की। तो कपास आप सबने देख रखा होगा, आपके इसमें एक चित्र भी दे रखा है कपास का। जरा देखिए, से बहुत ही सॉफ्ट रूईदार लगता है, कपास के गोलक व बिनोला। ठीक है, कपास, तो जो कपास है, यानी इसमें से ये देख रहे हैं ना, ये सॉफ्ट सॉफ्ट रुई निकल रहा है। अगर आपको कभी ये मिले तो आप जरा इसको, इसके फल को जरा क्या कीजिएगा, जरा तोड़ के देखिएगा। तो कपास रुई एक पादप रेशा है। क्या है ये, पादप, क्योंकि ये पौधों से प्राप्त होता है, जिसे कपास पौधों के बीज, है ना, कहाँ से मिलता है, कपास पौधों के बीज, यानी बिनोलों से
क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसके उत्पादन में जो हमारा भारत है, उसका विश्व में, हमारे भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। ठीक है, कपास के उत्पादन में जो है भारत का क्या है, प्रमुख स्थान है। तो जो कपास है, कैसा रेशा है, सबसे पहले पादप रेशा, पादप रेशा, पादप रेशा है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, कपास पौधों के बीज से, यानी सीड जो होता है, बीज, यानी बिनोले से प्राप्त किया जाता है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर इसकी प्रमुख केंद्र है, कहाँ कहाँ पर है भारत में, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ पर है, ये जगह के नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, किताब में दे रखा है, वहीं से आप लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये सब जगह आपसे पूछ जाएगा कभी परीक्षा में कि कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है, कौन कौन से जगह पर हमें मिलता है भारत में। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, आदि जगहों पर, आदि क्या है, आदि हमारे राज्य में हमें ये सब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कपास। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि कपास के प्रमुख क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ सबसे कपास मिलता है। अब जो है कपास की खेती के लिए, हमें जो है कपास की खेती के लिए हमें किस तरह की, हमें देखना है ना कि किस तरह की जलवायु हमें चाहिए। अब जो है हम देखते हैं कपास की खेती के लिए कैसे मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। किस तरह की मिट्टी उसके लिए एकदम से अच्छी होती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तथा कैसा जलवायु चाहिए, उष्ण जलवायु चाहिए, उष्ण जलवायु, यानी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, बीच में। ठीक है, ये आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, पर किस तरह की जलवायु चाहिए वो आपसे पूछ सकते हैं। ये उसके लिए, कपास के लिए क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। ठीक है, काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है। जो काली मिट्टी होता है ना, इसमें नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्या होता है, क्षमता होती है। इसीलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी है। यानी काली मिट्टी में क्या गुण है कि सबसे पहले ये नमी को अपने अंदर ही बनाए रखता है, यानी बहुत जल्दी क्या नहीं हो जाता, ड्राई नहीं होता, नमी को अपने अंदर बनाए रखता है। इसीलिए क्या है, मतलब ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, सामान्य वर्षा, जो नॉर्मल जो वर्षा है, वही कपास के खेती के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, और कपास के बीज जो है वसंत ऋतु से पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। तो कौन से ऋतु में कपास के बीज बोए जाते हैं, वसंत ऋतु के, बसंत ऋतु के
पूर्व, यानी एक एक ऋतुएं होते हैं कि कौन कौन से ऋतुओं में क्या क्या बोया जाता है। तो जो है बसंत ऋतु के पूर्व। तो अब आपसे पूछ पूछ सकते हैं कि कपास के खेती के लिए कैसे कैसे जलवायु की जरूरत होती है, कब उसे बोया जाता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब आप याद रखोगे। ठीक है। तो जो है वसंत ऋतु से पूर्व खेतों में बोए जाते हैं और लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है। ठीक है। तो 2 महीने बाद क्या हो जाता है, कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाता है। तो 2 महीने बहुत जल्दी है ना। तो 2 महीने में ही कपास क्या हो जाता है कि झाड़ी तैयार हो जाता है और पूरे फूलों से भर जाते हैं। हफ्ते भर में फूल के दल पुंज गिर जाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, जो फूलों के जो उसके पुंज जो होते हैं, दल पुंज जो होते हैं, वो क्या होता है, गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। और फल के अंदर जो फल होता है उसके अंदर क्या है, कपास के 3 से 4 बीज, यानी 3 से 4 बीज बिनोले, है ना, जिसको हमने आपको दिखाया कि बीजों से प्राप्त होता है। तो 3 से 4 बीज जो है क्या होता है, फल के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, बिनोले मिलेंगे, स्थित होते हैं। और प्रत्येक बिनोलों की सतह से अनेकानेक सफेद रंग के रेशे निकल, ये जो बिनोले है इससे क्या निकलता है, सफेद रंग के जो है रेशे निकलते हैं। और पूर्ण परिपक्व फल को काटने पर अधिकाधिक कपास तंतुए रेशे, यानी अगर हम ये पूर्ण पका हुआ फल को अगर हम काटे तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना, रेशों से ढके हुए बिनोले दिखाई देने लगते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कपास गोलक। इन सफेद सफेद जो गोलक आपने देखा ना, कपास गोलक कहते हैं, जो हमने इस चित्र में देखा। ये देख रहे हो ना, कपास गोलक बिनोलों से प्राप्त होता है। तो अधिकाधिक क्या होता है, हमें कपास गोलक जो है प्राप्त होता है। आप कभी अगर कपास के खेतों में जाओगे तो आप क्या करोगे, जरा देखना। ठीक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरा इसको देखिएगा। तो ये जो है साधारणतया इन कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त, कैसे हम लोग चयन करते हैं, कैसे निकालते हैं, हस्त हाथों से हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार कपास के गोलकों से, इस प्रकार ये कपास के गोलक देख रहे हो ना, तो कपास के गोलकों से कपास के बीज, यानी बिनोला को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो जो है कपास, क्या करते हैं हम लोग कि इन कपास गोलकों से जो कपास की हस्त, यानी हाथों से जो हम लोग चुनकर, हाथों से चुनकर जो हम लोग क्या करते हैं, उसको कपास के बीज, यानी बिनोला को पृथक करने की प्रक्रिया को हम लोग कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। तो हमने एक और टर्म देखा, क्या देखा, कपास ओटना। कपास ओटना यानी कपास के गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की जो है प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओठी जाती थी। पहले क्या था, पारंपरिक, है ना, जो हम लोग जो है ट्रेडिशनल वे से हम लोग क्या करते हैं, हाथों से ओढ़ते थे। पर आजकल क्या है, आपको पता है आजकल हर चीज के लिए हमें मशीन है। तो आजकल कपास ओढ़ने के लिए भी मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे आदि बनाने में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है। गद्दा, तकिया काफी सॉफ्ट होती है। तो आपको पता है आपके घर में अगर गद्दे को आप छू कर देखो, काफी सॉफ्ट, है ना,
काफी मुलायम लगेगा। तो गद्दा, तकिया, रजाई आदि में क्या भरा होता है? रुई भरा होता है। तो कपास के विभिन्न प्रकार, और कपास से हम लोग क्या करते हैं? तो ये सब कामों में हम लोग कपास का उपयोग करते हैं ना, गद्दा बनाने में, तकिया बनाने में, रजाई बनाने में, और जो है विभिन्न प्रकार के कागजों को बनाया जाता है। और जो कपास के जो बीज होता है, बीज यानी बिनौला से तेल भी निकाला जाता है। ठीक है। और तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है, जो अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण क्या होता है, पशुओं को दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो हमने क्या देखा कि इससे कपास के बीज से यानी बिनौला से, कपास के बीज से क्या निकाला जाता है? तेल भी निकाला जाता है ना। और इन्हें जो है पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब अब याद रखिएगा। पशुओं को, पशुओं को क्या देते हैं? चारे के रूप में भी देते हैं, जिससे कि उसमें दूध में क्या होता है, अधिक से अधिक बढ़ोतरी होती है। तो जो है कपास पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कपास की ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं, है ना। तो यानी ऐसे एक एक नई प्रजाति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बीटी कपास कहते हैं। इस कपास के पौधों में टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण कपास फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। तो इसमें क्या होती है? इसमें जो है पौधों में टॉक्सिन उत्पन्न करने की ऐसी क्षमता है, जिससे कि कीट पतंगों आदि से कपास की रक्षा होती है। और देशी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादक यानी उत्पादन को बढ़ाया है, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक होती है। और भारत में पिछले लगभग 15 वर्षों में कई राज्यों में इस बीटी कपास की खेती की गई है ना। तो ये थोड़ी सी और कैसा कैसा कपास है, ये थोड़ा और गुणवत्ता वाला कपास है। तो इसमें क्या कई राज्यों में बीटी कपास की खेती हो रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश प्रमुख है। तो कहाँ कहाँ पर, ये आपके एक बॉक्स में दे रखा है, इसे जरा समझ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ ये कहाँ कहाँ पर है? ज्यादातर महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश, इन सब में प्रमुख है। अब हम लोग जो है अगला जो है चर्चा करेंगे जूट के बारे में। ठीक है। जूट, जूट इसे हम लोग क्या कहते हैं? पटसन भी कहते हैं। तो जूट एक पादप रेशा है। कैसा रेशा है? आपके इसमें एक चित्र दे रखा है, पहले हम जरा देख लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, पटसन पादप, जूट के पौधे। तो जूट जो है एक पादप रेशा है, जिसे पटसन पौधे के जो है तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। भारत में जूट की खेती मुख्य कहाँ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार में की जाती है। तो हम लोग देखते हैं। जूट यानी पटसन कैसा रेशा है? पादप रेशा। जूट के कहाँ से प्राप्त होता है? तने से। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तने से। कहाँ से प्राप्त होता है? तने से। तने से प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ पर है इसके मेन सेंटर्स? कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? आप जगहों के नाम भी लिख के रखिएगा। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम
पश्चिम, तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है, तो पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार में पाई जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, कैसे कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, कछार। यानी ये सब क्या है, मिट्टी के अलग अलग वेराइटीज है, यानी अलग अलग, काली मिट्टी सुना होगा आपने, लाल मिट्टी सुना होगा, वैसे ही क्या है, कचार मिट्टी। यानी क्या, इसे क्या भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, तो इसमें कौन सी ऋतु की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमने देखा पश्चिम जगहों के नाम, कैसी मिट्टी होती है, और कौन सी ऋतु में, कौन से ऋतु में बोए जाते हैं, वर्षा ऋतु में। ठीक है, कौन से ऋतु में है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, ये बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु, कौन सी ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। और पटसन के पौधे जो है 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, 8 से 10 फीट, 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। और लगभग 3 माह बाद, कितने महीने बाद, 3 माह बाद, हमने कपास में कितना देखा था, 2 माह बाद, 2 महीने बाद, लेकिन जो पटसन है ये कितने में देख रहे हैं हम लोग, 3 माह बाद। 3 माह बाद क्या होता है, इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। और सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, यानी जब उसमें पुष्प लगते हैं तब उस अवस्था में क्या करते हैं, पटसन के जूट को उसको काटते हैं। ठीक है, पटसन को क्या करते हैं, पटसन की फसलों को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त होता है। तो जो है कौन सी अवस्था में काटते हैं, पुष्पन अवस्था, क्योंकि इसी अवस्था में क्या होता है, पटसन, पटसन की तनों से, हमने बोला ना कहाँ से निकालते हैं, तनों से, तो तनों से जो है लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं, तो इससे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। तो एक समय होता है, अगर ज्यादा समय हमने लगा दिया तब क्या होगा, इसके तने जो है बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और फिर उसमें से कपास निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप देखना कि पटसन पादप के तनों से जूट के रेशों को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, अगर आप गांव सब जाओगे या कभी भी कहीं पर भी खेती में पटसन की जहाँ खेती होती है वहां पर जाओगे तो आप देखोगे। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को जो है बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फसल की कटाई होने के बाद जो पटसन के जो पादप है उसकी जो शाखाएं और पत्तियों को क्या करते हैं, उसको साफ करने के बाद जो है, जो उसके तनों की जो बंडल है, बंडल बंडल यानी बांध बांध के रखते हैं, और उसको जो है किसी तालाब या किसी रुके हुए नदी में डुबोकर यानी जल में डुबोकर रखते हैं। और 4-5 दिनों के बाद पौधों में क्या हो जाता है, जो मुलायम भाग है, ठीक है, जो मुलायम भाग जो है गल जाता है और रेशे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो 4 से 5 दिनों में, जब इसको पानी में डुबो के रखते हैं फिर क्या होता है, 4 से 5 दिनों में
जो है के मुलायम भाग जो है सब गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देते हैं। है ना, पत्ते सब गल जाते हैं और उसमें से क्या स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो मुलायम मुलायम तने के भाग सब गलकर रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है, यानी जो जीवाणु जो होती है वो क्या करते हैं, बाकी सारे भाग को खा जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें पटसन। तो यह प्रक्रिया क्या कहते हैं, पटसन की रेटिंग कहते हैं। पटसन की रेटिंग कहते हैं। तो पटसन की रेटिंग क्या है, कि हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले पटसन को फसल की कटाई के पश्चात जो है पटसन पादपों के शाखाओं को जो रुके हुए पानी या किसी जल तालाब कहीं पर भी जहाँ रुके हुए पानी है वहां पर हम लोग रखते हैं। और जो है वहां के जीव उस थोड़े 4-5 दिनों बाद क्या होता है, उसकी जो है मुलायम भाग सब गलकर रेशे स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ये क्रिया कैसे होता है, जो जल में जो पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा, यानी वो बाकी सारी जो है उसके मुलायम हिस्से सब जो है सब गला देते हैं, उसके जीवाणुओं द्वारा होते हैं। और इसको ही हम लोग पटसन की रेटिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तलों को हाथों से झटक देकर पीटा जाओ। जो गले हुए पटसन के जो भाग है उसे क्या होता है, हाथ से पीट पीट कर, है ना। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकालो। उसमें से क्या निकालते हैं, जूट के तंतुओं को, है ना। उसके जो जो क्या निकालते हैं हम लोग, जो उसके जो मुलायम भाग जब गल जाते हैं तो रेशे, उसको हम लोग खींच के निकाल लेते हैं। और इस प्रकार प्राप्त जूट तंतु कितने फीट लंबे होते हैं, 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। फीट लंबे होते हैं। और कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग के। कैसे रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। पीले रंग। चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार प्राप्त तंतु जो है 6 से 8 फीट लंबे होते हैं और हल्के पीले रंग के होते हैं। और जो होते हैं चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में क्या होता है, कुछ अधिक ही मजबूत भी होते हैं। तो जूट का उपयोग किस किस में किया जाता है, हम लोग रस्सी, है ना, क्योंकि काफी मजबूत होती है, तो रस्सी में, फिर जो है डलिया बोरा बनाने में, टाट पट्टी बनाने में, है ना, दरी आदि बनाने में किया जाता है। और आजकल क्या करते हैं हम लोग, जूट से क्या है सजावट की सामग्री भी बनाते हैं। तो उसका उपयोग भी देखिएगा कि किस तरह से क्या है, जूट का उपयोग जो है रस्सी बनाने में करते हैं, डलिया बनाने में करते हैं, बोरा, है ना, टाट पट्टी दरी आदि बनाने में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग और आगे आपको बताएंगे। तो जहां तक हमने आपको बता रखा है उन सबको क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़कर सारे पॉइंट्स को लिखकर आप क्या कीजिएगा, याद कर ली कीजिएगा। ठीक है, याद कर अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।